हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए क्लास 12th चैप्टर 2 विलेन यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर विलेन रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे समझना। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं अपना नंबर भी आपको दूंगा और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। विलेन विलेन क्या होते हैं? विलेन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। सामान्यतः जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसके अलावा बाकी जो सभी होते हैं उसको विलेय कहते हैं। विलयन की अवस्था के आधार अवस्था विलायक निर्धारित करती है, जबकि विलयन के गुण जो होते हैं वो कौन निर्धारित करता है? विलेय निर्धारित करता है। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ध्यान देना। अब आपने इसका वर्गीकरण मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। तो ठोस में ठोस का द्रव में ऐसे होता है। तो ठोस का गैस में और द्रव का गैस में विलयन संभव नहीं होता, इसलिए ये दोनों प्रकार के विलयन कभी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं? देखो, द्रव्यमान प्रतिशत। किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के 100 ग्राम में घुले उस अवयव का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज विलय के भार बटे विलयन का कुल भार गुणे 100। आयतन प्रतिशत। किसी विलयन के किसी अवयव का आयतन प्रतिशत विलयन के 100 ml में घुले उस अवयव का आयतन होता है। मोल प्रभाज। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को उसका मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोलरता महत्वपूर्ण है। मोलरता m बराबर क्या होता है? 1 लीटर आयतन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अगर आयतन लीटर में नहीं है तो 1000 से क्या होगा, हम गुणा करते हैं। मोलरता किसी विलयन के 1 किलोग्राम भार में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। नॉर्मलता विलेय के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। इसका हम न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश और मोललता का ताप पर कोई प्रभाव नहीं होता। मीन्स ताप परिवर्तन करने पर ये तीनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे तो आपको न्यूमेरिकल दे देगा कि इसमें से किसका ताप पर कोई प्रभाव होता है नहीं होता, ऐसे न्यूमेरिकल आपको मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, बहुविकल्पी भी प्रश्न में देगा। अब देखते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी पदार्थ के घुले हुए अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं। विलेयता किस पर निर्भर करता है? विलेयता ताप और दाब पर निर्भर करता है। ध्यान देना, विलेयता किस पर निर्भर करता है? विलेयता ताप और दाब पर निर्भर करता है। कैसे? ये हमारा एक विलेन हो गया। ठीक है, इसमें इसके 100 ग्राम हम लेंगे। इस 100 ग्राम में मान लो ए और बी हैं, तो 100 ग्राम में बी का कितना घुला हुआ है इसकी विलेयता क्या होगा? तो बी को जितना अधिकतम घोला जाए, 100 ग्राम में घुल जाए, उसको हम इसकी विलेयता कहते हैं। ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। सामान्यतः ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलते हैं। ठीक है, ठोस का द्रव में घुलने की प्रक्रिया को विलयनीकरण या डिसोल्यूशन कहते हैं। ठोस का द्रव में घुलने की प्रक्रिया को विलयनीकरण या डिसोल्यूशन कहते हैं। इसके विपरीत की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ठोस का द्रव से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप और दाब पर और विलय नहीं घोला जा सकता है, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय को आसानी से घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात कि सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं होता।
क्योंकि ठोस और द्रव असंपीड्य होते हैं। ठोस और द्रव के अणु क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। द्रवों की गैस में विलेयता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसों की द्रव में विलेयता पर ताप और दाब का प्रभाव बताने के लिए हेनरी नियम प्रयोग किया जाता है। हेनरी ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब गैस जो विलेयता होता है, क्या मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक गैस के प्रकृति पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा हेनरी का नियतांक होगा उतना ही कम द्रव का गैस में विलेयता होगा। हेनरी नियम के उपयोग क्या क्या है? सोडा जल और शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को और बहुत अधिक दाब पर बंद किया जाता है। गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर जहां पर प्रेशर कम होता है वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एनॉक्सिया होती है। इसमें क्या होता है? सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। सामान्य, ये महत्वपूर्ण बात है, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। ओके। हेनरी नियम की सीमाएं, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस विलायक के साथ कोई अभिक्रिया न करे। मतलब ए और बी, ये गैस हो गया, विलायक हो गया, इनके बीच कोई रिएक्शन ना हो, भले ही आपस में मिल जाए। ठीक है। आदर्श विलयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आदर्श अनादर्श का अंतर पूछता है। तो क्या होगा? विलयन राउल्ट के नियम को पालन करना चाहिए, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और आयतन परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन, आयतन परिवर्तन कब होगा? जब वहां पर कोई भी रिएक्शन यानी कोई भी अभिक्रिया नहीं होगा। तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं? अनादर्श विलयन क्या होते हैं? जो आदर्श ना हो, मतलब नेगेटिव समय लगा दो, राउल्ट के नियम को ना फॉलो करे, इसमें क्या हो? एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य ना हो और आयतन में परिवर्तन भी ना हो, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अणु संख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणु का मतलब अणु, संख्या का मतलब संख्याओं की संख्या, अणुओं की संख्या। गुणधर्म, ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं और संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब देखते हैं किसी तनु विलयन का वह गुण जो यहाँ पर विलायक होगा। ठीक है। जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। अल्पसंख्यक गुणधर्म के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला, विलयन बहुत अधिक तनु होना चाहिए, और विलायक जो विलेय होता है अवाष्पशील होना चाहिए, और विलयन विलयन में विलेय, ठीक है, विलयन में किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ना हो। मतलब विलेय और विलायक के बीच, विलेय और विलायक के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। और यह अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसा गुण होना चाहिए जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, उनकी प्रकृति पर कोई भी किसी भी प्रकार से निर्भर ना करे। 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, गलनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, गलनांक में अवनमन और परासरणता। तो ध्यान देना, कई बार ऐसा पूछता है कि क्या होते हैं। तो देखना, वाष्प दाब, वाष्प दाब अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो कमी होती है वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। इसी प्रकार से क्वथनांक, क्वथनांक अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, लेकिन क्वथनांक में जो उन्नति होती, उन्नयन होता है, वो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। इसी प्रकार से गलनांक, गलनांक कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, लेकिन गलनांक में जो कमी होती है वो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। और परासरण दाब, कौन सा? परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। ये ध्यान देना, बहुत बारीक चीजें हैं, आप गलती कर सकते हो। ठीक है। द्रवी विलयनों का वाष्प दाब, वाष्पशील अवयव का विलयन की सतह पर लगाए जाने वाले दाब को उसका वाष्प दाब कहते हैं। ये विलयन का सतह हो गया। यहाँ से क्या हुआ? विलायक के अणु क्या हो गए? वाष्प बनकर चले गए। वाष्प बनने के बाद वापस जब वाष्प आएगा तो विलयन की सतह पे एक फोर्स लगाता है, एक दाब लगाता है,
तो वाष्प के द्वारा विलयन की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसको वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब और मोल प्रभाज, वाष्प दाब और मोल प्रभाज के संबंध को राउल्ट ने बताया था। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील विलेय के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब हम पहला अणुसंख्या गुणधर्म देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन। विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का प्रतिशत सतह कम हो जाता है, ठीक है, और वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। फलस्वरूप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। यह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यदि विलेय, ठीक है, यदि विलेय के n मोल विलायक के कैपिटल N मोल में घुले हुए हैं तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या। राउल्ट का नियम, राउल्ट ने क्या बताया था? राउल्ट ने बताया था क्या? देखो, वाष्पशील विलेय के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो तनु विलयन के लिए क्या होता है? n प्लस कैपिटल N की वैल्यू तनु विलयन के लिए कैपिटल N के बराबर ही होगा, ठीक है। तो तनु विलयन के लिए फार्मूला आपने लिखा P0 माइनस PS बटे P0 हो गया बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। विलेय के मोलों की संख्या यहां से आप रखेंगे। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर आप जानते हैं भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार, भार को W से अणुभार को M से। तो उसी फार्मूला में यही रखा गया और आपका ये फार्मूला आ गया, इसको आप याद रखना। और ओस्टवार्ड और वाकर विधि के द्वारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को मापा जाता है। और जितने अन्य अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं वे सामान्यतः परासुन दाब को छोड़कर सामान्यतः वाष्प दाब पर निर्भर करते हैं। अब देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन। वह ताप जिसपे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। चूंकि वाष्पशील विलेय को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी होती है अतः विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? विलयन का टीएस का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का सॉल्वेंट का, ठीक है, ये होता है। तो प्रायोगिक रूप से देखा गया कि तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में प्रत्येक विलेय के मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। ये कांस्टेंट, इसको हटाएंगे, कांस्टेंट देगा केबी। केबी को हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन नियतांक या स्थिरांक। जल के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है, इसको आप याद रखना, ठीक है। तो मोललता की वैल्यू क्या होती है? मोललता होता है नंबर ऑफ मोल यानी कि अणुओं की संख्या 1000 ग्राम में। 1000 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, विलायक में अणुओं की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं। इसी फार्मूले को हमने यहाँ रखा और ये हमें डेल्टा टीबी का फार्मूला हो गया। इसको याद रखिए, इसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। गलनांक में अवनमन वह ताप जिसपे किसी द्रव के ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर होते हैं उसे गलनांक कहते हैं। चूंकि वाष्पशील विलेय को मिलाने पर विलयन की वाष्प दाब में कमी होती है अतः द्रव अवस्था का वाष्प दाब कम हो जाता है और फलस्वरूप क्या होता है? ठोस का वाष्प दाब बहुत ही कम ताप पे द्रव के वाष्प दाब के बराबर होते हैं। इसे गलनांक में अवनमन कहते हैं। TF यानी कि गलनांक में अवनमन बराबर TF नॉट मतलब विलायक का गलनांक और TF क्या हो गया? विलयन का गलनांक हो गया। अंतर को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, एथिलीन ग्लाइकॉल को जल में मिला के रेडिएटर में डाला जाता है क्योंकि यह जल के गलनांक को कम कर देता है, इसलिए इसको एंटी फ्रीज कहते हैं। किसको? एथिलीन ग्लाइकॉल को एंटी फ्रीज कहते हैं। गलनांक में अवनमन को राष्ट्र विधि द्वारा निकाला जाता है। अब ध्यान देना, फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला? गलनांक में अवनमन बराबर KF इंटू एम मोलल्टी। मोलल्टी का यहाँ पर वैल्यू हमने रख लिया। हाँ, एक बात और, अगर किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम से संबंधित आपको कोई समस्या होती है तो आप चाहे तो 1 साल के लिए मुझसे 499 पर पढ़ाई कर सकते हैं केमिस्ट्री। इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर 7703912119 पर मुझे टेक्स्ट मैसेज करना होगा। मैं राजेंद्र सर, SRF DRDO मुंबई, और CSIR नेट में मेरा ऑल इंडिया 34 है।
और रिवीजन क्लास के लिए यूट्यूब पर आप मेरी इनोवेटिव केमिस्ट्री बाय राजन मिश्रा सर्च करके मुझे देख सकते हैं। परासुन दाब परासुन और परासुन दाब ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ध्यान देना यहाँ लिखा नहीं है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रभावित होते हैं, उसे परासरण कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए जो बाहर से बल लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। ये पाई इक्वल टू आर सी टी, यहाँ पर पाई इक्वल टू डी आर टी बाई एम होता है, फार्मूला देखना, इसको याद रखना। परासरण दाब को तीन तीन में से किसी एक विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सबसे उपयोगी जो होता है बर्कले हर्टली विधि होता है। पेपर विधि, मोल्स ऑफ थ्रेजर विधि भी उपयोग में लाते हैं। समपराश्रयी विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जिनके पराक्रम दाब निश्चित ताप पर समान होते हैं उसे समपराश्रयी विलयन कहते हैं। दो समपराश्रयी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करने पर कोई परासरण नहीं होता। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, ये हर घर में यूज होता है। किसी अर्धपारगम झिल्ली में रखे विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर क्या होता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कण जाने लगते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग समुद्री जलों के शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है, और वैसे भी जल में कोई अशुद्धि है तो उसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ये रहा हमारा आज विलयन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन 17 मिनट में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न है उसको लेकर आएंगे। आप इसको देखते रहिए, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कंप्लीट अगर रिवीजन आपको करना है, फिर से पढ़ाई पूरा करना है, तो आप मुझे इस नंबर पर 7703912119 पर आप मुझे टेक्स्ट कर, कॉल तो नहीं करना है, आपको टेक्स्ट मैसेज करना है। हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा है। क्लास 11-12 दोनों के लिए 499 में 1 साल का यूपी बोर्ड के लिए हमने शुरू किया है। ठीक है, आप चाहे से जुड़ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।